भारत और ईरान सुनने में लगता है दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं ना। आज नक्शे पर ये दो देश कितने अलग दिखते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इनकी कहानी एक ही जड़ से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है और भाषा, धर्म और खून के रिश्तों में गुंथी हुई है। चलिए मिलकर इस गहरे और अनसुने रिश्ते की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये है कि ईरान और दक्षिण भारत का क्या कनेक्शन है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, मतलब कहाँ ईरान और कहाँ हमारा साउथ इंडिया। लेकिन यकीन मानिए, इस सवाल में एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी पहेली छिपी है और इसका जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों तक ले जाएगा जो अक्सर पलटकर नहीं देखे जाते। और इस पहेली का सबूत, जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ना एक कबीला रहता है, ब्राहुई। अब कमाल की बात यह है कि ये लोग देखने में तो लगते हैं बिल्कुल ईरानियों जैसे, पर उनकी जो भाषा है वो जुड़ी है हमारे दक्षिण भारत की तमिल जैसी भाषाओं से। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक ठोस सबूत है उस पुराने रिश्ते का। तो सवाल उठता है, भाई ये कनेक्शन बना तो बना कैसे? अच्छा, इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है एक ही ग्रुप के लोगों से, जो कभी एक थे, लेकिन फिर दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े और दो महान सभ्यताओं की नींव रखी। तो साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस के पास एक थ्योरी है जिसे कुर्गन हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये थ्योरी बताती है कि आज से हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े मैदानों में एक ही घुमंतू कबीला रहता था। सोचिए, एक ही कल्चर, एक ही भाषा, सब कुछ एक था। और फिर शायद बेहतर जिंदगी की तलाश में ये ग्रुप दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा, एक ब्रांच दक्षिण की तरफ चली, ऊंचे ऊंचे हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करके भारत में आ बसी। इन्हें ही हम इंडो ऑरियंस के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा ग्रुप था वो पश्चिम की ओर चला गया और ईरान के पठार पर बस गया, और वो कहलाए प्राचीन ईरानी। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये दोनों ही ग्रुप खुद को आर्य बुलाते थे। आर्य, जिसका मतलब होता है नोबल या कुलीन। और इसी आर्य शब्द से बना है ईरान, मतलब आर्यों की जमीन। जरा सोचिए, दोनों देशों के नाम की जड़ें भी एक ही हैं। अच्छा, अब एक और मजेदार किस्सा सुनिए, भाषा से जुड़ा हुआ। पुरानी फारसी भाषा में ना स को ह की तरह बोला जाता था। तो जब उन्होंने हमारी सिंधु नदी को देखा तो क्या कहा होगा? बिल्कुल सही, हिंदू नदी। और उस नदी के पार की जो जमीन थी वो बन गई हिंदुस्तान। मतलब हिंदू शब्द हमें ईरानियों से ही मिला है, एक ज्योग्राफिकल नाम के तौर पे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब ये दो भाई अलग हुए तो उनकी सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। ऐसा बदलाव जिसने उनके देवताओं को राक्षस और राक्षसों को देवता बना दिया। है ना कमाल की बात? चलिए समझते हैं ये हुआ कैसे। देखिए, अगर हम भारत के ऋग्वेद और ईरान की पवित्र किताब अवेस्ता को साथ में देखें तो शब्द लगभग एक जैसे हैं। जिसे हम यज्ञ कहते हैं वो ईरान में यस्न है, हमारा सोमरस उनका होम है। इससे साफ पता चलता है कि जड़ें तो एक ही थी। तो फिर बदला क्या? यहीं पर कहानी पूरी 180 डिग्री घूम जाती है। भारत में जिन्हें हम देव कहते हैं, यानी हमारे देवता, वही शब्द ईरान में दैव बन गया, जिसका मतलब है राक्षस या बुरी आत्मा। और जो हमारे यहाँ असुर थे वो ईरान में बन गए अहूरा, यानी उनके सबसे बड़े भगवान, जैसे अहूरा मज़दा। मतलब जो यहाँ हीरो वो वहाँ विलन, और जो यहाँ विलन वो वहाँ हीरो। कमाल है। अब इतनी बड़ी धार्मिक दूरी के बावजूद इन दोनों कल्चर के बीच रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि सदियों बाद आर्ट, आर्किटेक्चर और बड़े बड़े साम्राज्यों ने इन दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब ला दिया। इसकी शुरुआत हुई लगभग 500 ईसा पूर्व में, जब ईरान के विशाल अखामिनी साम्राज्य ने नॉर्थ इंडिया को भी अपने में शामिल कर लिया। इससे ट्रेड और आइडियाज़ का लेनदेन शुरू हुआ, और इसका असर हमें मौर्य साम्राज्य में दिखता है। और फिर सदियों बाद 14वीं शताब्दी में कश्मीरी आर्ट और क्राफ्ट में भी, जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के महल। उनका डिजाइन सीधे सीधे ईरान के परसेपोलियस के महलों से इंस्पायर्ड था। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के जो मशहूर पिलर्स हैं, उन पर जो शीशे जैसी पॉलिश है ना, वो टेक्निक भी ईरान से ही आई थी। चलिए अब एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो यकीनन सबके दिलों को छू जाएगी। पारसियों के भारत आने की कहानी। ये सिर्फ एक माइग्रेशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक वादे की कहानी है। हुआ ये कि 7वीं सदी में जब ईरान पर बाहर से हमला हुआ तो बहुत से पारसियों को अपना धर्म, अपना ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। एक लंबे खतरनाक समुद्री सफ़र के बाद वे उम्मीद लेकर पहुंचे भारत के गुजरात तट पर।
वहां के जो स्थानीय राजा थे जदी राणा, उन्होंने उनसे बात नहीं की। उन्होंने बस एक दूध से भरा हुआ कटोरा उनके पास भेजा, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ। इसका मतलब साफ था, हमारा राज्य इस कटोरे की तरह पहले से ही भरा हुआ है, यहां और लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब ऐसे में कोई क्या करता? लेकिन जो पारसी पुजारी थे, उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने कटोरा लिया, उसमें एक मुट्ठी चीनी मिलाई और उसे वापस राजा को भेज दिया। ये एक वादा था, एक वादा कि हम इस चीनी की तरह आपके समाज में घुल मिल जाएंगे, आपकी जिंदगी में और मिठास घोल देंगे, आपको परेशान किए बिना। राजा इस जवाब से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने पारसियों को रहने की इजाजत दे दी। और वो वादा आज भी जिंदा है। वो मिठास आज हमारी भाषा में, हमारे खाने में, हमारे संगीत में, यहां तक कि हमारे डीएनए में भी घुली हुई है। चलिए देखते हैं कैसे। हम हर रोज कितने ही ऐसे शब्द बोलते हैं जो सीधे फारसी से आए हैं, जैसे सरकार, बाजार, अदालत, कागज, अरे सब्जी शब्द भी हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन ईरानी भाषा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। और बात सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। हमारा फेवरेट समोसा, वो भी असल में 10वीं सदी की एक फारसी डिश सन बुसाक से आया है। और सिर्फ समोसा ही क्यों, बिरयानी, पुलाव, कबाब, इन सबकी जड़ें ईरान में हैं। यहां तक कि हमारे संगीत का मशहूर इंस्ट्रूमेंट सितार, वो भी ईरान के सितार से ही बना है। मतलब स्वाद से लेकर सुर तक ईरान का असर हर जगह है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, आज की मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज हमें बताती हैं कि उत्तर भारतीयों और ईरानियों का डीएनए आपस में इतना मिलता है जितना शायद उनके कुछ पड़ोसियों से भी नहीं मिलता। ये रिश्ता सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे खून में लिखा है। तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब पासपोर्ट और बॉर्डर नहीं थे, तब हमारी यादें, हमारी भाषा, हमारी पहचान इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी। तो आज ये जो देशों के बीच लकीरें खिंची हैं, ये असल में क्या मायने रखती हैं?